ये एक 40 वर्षीय महिला हैं और पिछले काफ़ी सालों से परेशान हैं। पहले इनको थायराइड की समस्या थी और इनके गले के अंदर एक बड़ी सी गांठ थी जिसका इन्होंने ऑपरेशन कराया हुआ है। क्या समस्या थी थायराइड की, बताइए। गोइटर हो गया था। गोइटर हो गया था? हाँ। अच्छा, मुझे बोलिए क्या हो गया था? गोइटर हो गया था गले में। हाँ, फिर डॉक्टरों को हमने दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करवा दो। हाँ। तो ऑपरेशन करवाने के बाद फिर पूरा थायराइड निकालना पड़ा, बोला कि कैंसर है। हाँ। तो फिर उसके बाद से 2 साल से मुझे घुटनों में तकलीफ हो गई। घुटनों में तकलीफ है और आपने उसका इलाज कराया तो डॉक्टरों ने उसके अंदर, आपने MRI भी कराया तो डॉक्टरों ने उसके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस लिख दिया है। हाँ। और रूमेटॉइड का इलाज आप करा रही हैं, आपके उसमें MD मेडिसिन है 3-4 डॉक्टर और उन सब ने आपका रूमेटॉइड का DMARD डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग से इलाज भी किया हुआ है। तो उसके बावजूद भी आपकी क्या हालत है, ज़रा बयान करें। उसके बाद भी घुटनों में कहीं भी आराम नहीं, बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ है और मेरे को तो ज़्यादा ही हुआ है। ज़्यादा हो गया? हाँ, ज़्यादा हो गया है। तो घुटनों की कंडीशन क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अब इनके घुटनों की कंडीशन देखिए। ये घुटने इनके इस तरह से टेढ़े हो गए हैं। ये घुटने इनके इस तरह से टेढ़े हैं। ये पैर है और ये इनके घुटने हैं टेढ़े। ज़रा साइड से करवट ले लीजिए, इधर दीवार की तरफ मुँह कर लीजिए। हाँ, अब देखिए। हाँ, अब दोनों पैर मिलाइए। हाँ, अब मैं इनको घुटनों के लेवल पे मैं मोबाइल ले आया हूँ। अब देखिए करीब करीब ये 30-40 डिग्री इनका फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है और जब ये चलती है तो इनकी चाल भी देखिए। चल के आइए इधर आप। हाँ हाँ, अब इनकी चाल देखिए। चाल देखिए कैसे चल रही हैं आप। चल नहीं पा रही हैं और इनके दोनों घुटनों के अंदर ये हालत है। चलिए बैक जाइए, आप बैक जाइए। हाँ हाँ, जाइए। अब ये चल नहीं पा रही हैं, सहारे से बड़ी बुरी हालत है। ना चल पा रही है, ना सीधी खड़ी हो पा रही हैं। और इनकी लंबाई पर इसका क्या असर पड़ा है मैं इन्हीं के मुँह से कहलवाता हूँ। आपकी लंबाई पहले कितनी थी? पहले 5 फीट 5 इंच 5 फुट 5 इंच। और अभी हमने कितनी नापी है? 5 फीट 3 इंच। 3 इंच। तो आपके घुटने टेढ़े होने के चक्कर में आपकी लंबाई 2 इंच लंबाई कम हो गई है। ठीक है। वजन आपका कितना निकला अभी? 59 kg। 59 kg। तो उस हिसाब से भी आपका 4-5 किलो वजन ज़्यादा है। ठीक है ना? ठीक। तो वो वजन आपको घटाना है। वजन मतलब चर्बी घटानी है, जिससे कि दवाओं की कम मात्रा प्रयोग। जितना ज़्यादा वजन होगा उतनी हमें ज़्यादा दवाई देनी पड़ेगी, उतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है ना? तो आपको दवा की मात्रा कम करनी पड़ेगी। ठीक। तो अब आप चलते हुए यहाँ पर आ जाएं। आइए चलते हुए, आइए चलते हुए। हाँ, ऊपर आइए, इसके ऊपर। चढ़िए, लेटिए। इनको अपने पैरों को हाथों से उठा के ले जाना पड़ रहा है क्योंकि ये ले जा नहीं पा रही हैं। हाँ हाँ, अब लेट जाइए आप। ठीक। तो अब ये ध्यान से देखें, इनका घुटना करीब करीब 45 डिग्री 40-45 डिग्री, इसको मैं सीधा करता हूँ तो करीब 45 डिग्री ये वाला घुटना, लेफ्ट वाला और राइट वाला करीब करीब 30 डिग्री फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में है। दोनों घुटने फ्लेक्स। जब हमको हाथ या नीचे से निकालूंगा तो ये पूरा इतना हाथ का गैप आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। बल्कि घुटने की बैक इस गद्दे में गड्ढा बना के, इस तरह से गड्ढा बना के घुस जानी चाहिए, नीचे गड्ढा बना के यहाँ गड्ढा हो जाना चाहिए 10 डिग्री, जिसको रिकर्वेटम कहते हैं। ये लॉकिंग के लिए ज़रूरी है। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक करीब करीब 40-50 डिग्री इसको स्ट्रेट करना पड़ेगा। ठीक। दूसरी चीज़, अब ध्यान से देखें कि इस घुटने के अंदर स्वेलिंग बहुत है। ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब स्वेलिंग है, ये सब स्वेलिंग है। और ये जो दिखाई दे रहा है ये ध्यान से देखिए, ये भी स्वेलिंग है। तो ये स्वेलिंग को ख़त्म करना है, या तो इसके अंदर साइनोफिलियल फ्लूइड है या इनकी साइनोबियम भी स्वेलिंग कर गई है। ये इन्हीं जाके अभी तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर फ्लूइड तो नहीं है, ये साइनोबियम ही स्वेल कर गई है। चलिए अब इनके एक्सरे देखते हैं। अब हमने जब इनका एक्सरे कराया,
एपी व्यू के अंदर चूंकि इनके घुटने में काफ़ी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है, इसलिए हमें जॉइंट स्पेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। पर ये जॉइंट स्पेस तो इनके अंदर इतना कम नहीं है, पर चूँकि घुटना फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हमने लिया है तो जॉइंट स्पेस बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अच्छी खासी ऑस्टियोपोरोसिस है बीमारी की वजह से, और इन्हें चूँकि इसका मूवमेंट नहीं कर पा रही हैं, इसकी वजह से इनकी हड्डी की डेंसिटी कम हो गई है, या हड्डी गायब हो गई है, या हड्डी गंजी हो गई है। इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ये और इनकी जांघों की मसल्स भी काफ़ी कम हो गई, वो भी मैं दिखाऊँगा आपको। अब हमने ये एक्सरे लगाया लेटरल व्यू, तो लेटरल व्यू के अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस अच्छी खासी है, लेकिन जॉइंट स्ट्रक्चर इनकी मेंटेन्ड है। तो यही कंडीशन यहाँ पर भी है, इनके अंदर अच्छी खासी ऑस्टियोपोरोसिस है, लेकिन जॉइंट स्ट्रक्चर मेंटेन्ड है। तो अभी हम 40 साल एज है और घुटना चेंज होता है जा कर के 60 से 65 साल पे। अभी हमारे पास 20 साल हैं। अगर ये लेडी 3 महीने ईमानदार हो जाए मेरे प्रोटोकॉल पे, तो 3 महीने के अंदर मैं इसके दोनों घुटनों को सीधे कर दूँगा। अब जहाँ तक बात आती है एमआरआई की, तो एमआरआई के अंदर लिखा हुआ है एमआर फाइंडिंग्स आर सजेस्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस विद मॉडरेट साइनोवियल इफ्यूजन क्वेरी रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये इनकी एमआरआई की रिपोर्ट है, तो हमें थोड़ा सा इसको मानना पड़ेगा। अब बात आती है इनके तमाम और रिपोर्ट्स की, और रिपोर्ट्स ये हैं इन डॉक्टर का, ये भी एमडी मेडिसिन डॉक्टर हैं, ये एमडी मेडिसिन डॉक्टर हैं, और इन्होंने भी लिखा है RA विद कंप्लीट थायरॉयडेक्टमी। और इन्होंने इनकी जो दवाएं भी चलाई हैं वो सब रूमेटॉइड अर्थराइटिस की DMARDs चलाई हैं। ठीक है, अब ये इन्हीं का पर्चा, वहाँ भी इन्होंने लिखा है RA विद थायरॉयडेक्टमी, और उन्होंने जो दवाएं चलाई हैं वो भी सब DMARD चलाई हैं, यानी एंटी रूमेटॉइड। ये किसी दूसरे डॉक्टर का पर्चा है, उन्होंने भी जो दवाएँ चलाई हैं वो, हाँ, इसकी जो दवाएं चलाई हैं जो ऊपर से नीचे तक फॉलीट्रैक्स से लेकर के हॉलवाइट और वो सब, इन्होंने वही दवाएं चलाई हैं जो रूमेटॉइड के लिए चलाते हैं। अब ये और किसी तीसरे डॉक्टर का पर्चा है, तो इन्होंने भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्वेरी करके लिखा हुआ है, और इन्होंने भी वही दवाएं चलाई हैं जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर चलाते हैं। अब जब हम इनके इन्वेस्टिगेशन पर आते हैं तो हीमोग्लोबिन भी इनके अंदर काफ़ी कम है। ठीक है, और इनका ESR 80 है, इनका ESR 80 है, ये रिपोर्ट देख ली हमने। और भी इनके जो टेस्ट हुए हैं, इनके और भी टेस्ट हुए हैं, पर इसके अंदर रूमेटॉइड फैक्टर है वो उन्होंने 8.4 लिखा है। मैं इस पर अभी एग्री नहीं कर रहा, इस टेस्ट को मैं दोबारा कराऊंगा। ठीक, और इन्होंने जो थायराइड कार्सिनोमा थायराइड इनको डिक्लेयर हुआ था, और मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड क्वेरी है, और इन्होंने एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से कराया है, भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, और ये जयपुर के अंदर है। तो अब उसके ऊपर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये इनकी डिस्चार्ज स्लिप के अंदर कैंसर थायराइड लिखा हुआ है, और टोटल थायराइडेक्टमी की गई है, बाइलेटरल नेक डिसेक्शन किया गया है इनका। तो ये डेट है इसकी 27/12/2016, ये इनकी डेट है। तो यानी लगभग आज से 4 साल पहले इनकी थायराइड निकाली जा चुकी है। तो ये एक अलग एक समस्या हमारे लिए हो गई है, जिसको हमें मैनेज करना है। अब जो समस्या है, अब मैं गौर से देख रहा हूँ कि इनकी जो थाई मसल्स हैं वो सब डिस्यूज एट्रोफी कारण, क्योंकि बहुत पेन है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पर ये थायराइड मसल्स ख़त्म हो गई हैं। बल्क यहाँ इतना मोटा होना चाहिए था, वो थायराइड मसल्स का बल्क इतना रह गया है, ये बल्क यहाँ इतना होना चाहिए था। तो मुझे इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन लगा करके, क्योंकि फ्लूइड तो नहीं है, इंजेक्शन लगा के स्वेलिंग ख़त्म करनी पड़ेगी दोनों की। इनको एक बढ़िया सा टाइट नी कैप देना पड़ेगा, और ये जो डिफॉर्मिटी है इसके लिए मुझे इनको एंकल ट्रैक्शन किट देनी पड़ेगी, और एंकल लगाना सिखाना पड़ेगा। तो इधर भी देखिए, इधर भी थाई ख़त्म है इनकी, ये है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ ऊपर तक, मैं ऊपर से नीचे तक देख रहा हूँ, तो थाई मसल्स की एट्रोफी, डिस्यूज एट्रोफी काफ़ी हो गई है। तो थाई मसल्स का बल्क बनाना है, चिकनाई की बंद करनी है, और हाई प्रोटीन डाइट देनी है, दैट टू 100% वेगान प्रोटीन्स। ठीक, अब इसको एक अंदर एक समस्या आती है कि इनको सोयाबीन सूट नहीं करती है। हाँ जी, सोयाबीन सूट करती है आपको? नहीं सर, सोयाबीन खाने के बाद ज़्यादा दर्द होने लगता। तो सोयाबीन नहीं देंगे, हम सोयाबीन नहीं देंगे, आपको मटर और दालें देंगे। मूंग स्प्राउट्स हाँ, मूंग स्प्राउट आपको देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए चिंता मत करिए, ठीक है ना। तो अब हम
बताते हैं कि ट्रैक्शन किट कैसे देते हैं। नी की डिफॉर्मिटी कवर करने के लिए ये ट्रैक्शन किट इनको दी जाती है। पुरानी प्रोसीजर है, नए ज़माने के ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं इसको यूज़ करते, पर मैंने तो करीब 12 इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ काम किया है, जो पहली पीढ़ी के ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। और ढीला नीचे टाइट करके खूब टाइट करो, हाँ टाइट करके लगाओ। तो वो ये उस ज़माने में, उस दौरान जब सर्जरीज नहीं होती थी, जब नी रिप्लेसमेंट नहीं होता था, तब किस तरह से जो रूमेटॉइड वाले मरीजों को टेढ़े घुटनों को सीधा करते थे, ये उस ज़माने की टेक्निक है। आजकल तो एंकल ट्रैक्शन किट मिलना भी मुश्किल सी चीज़ है, कंपनी से डायरेक्ट मंगाना पड़ता है। तो अब देखिए ये ट्रैक्शन लगा दिया, वेरी सिंपल टू अप्लाई, एंड ये यहाँ एक पॉलीथीन लगा दी जिससे कि फ्रैक्शन कम से कम हो। तो अब जस्ट मैं जब ये वेट लटकाएंगे और मैं उस समय देखूँगा, आप देखेंगे कि उसी समय इनके जो डिफॉर्मिटी है वो तेज़ी से कम होगी। देखिए वो ट्रैक्शन लटका रहे हैं, हाँ। अब इन दोनों घुटनों को आपस में बांध देते हैं, लेकिन यहाँ जो पटेला होती है उससे थोड़ा 1-1.5 इंच 2 इंच ऊपर, थाइज को पास लाने के लिए। देखिए ये थाइज को पास हल्के से थाइज को पास लाने के लिए बेल्ट से बांध दिया। चुन्नी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको यूज़ कर लिया, और इन्होंने अब वेट जो यहाँ लटकाएंगे, ठीक, दूसरी भी लटकाइए, ठीक। आपने ये ट्रैक्शन लटका दिया, ये वज़न लटका दिया। घर के लिए मैं इस मेंटल वेट को नहीं बताता, अब बालू भरी बोली 10-10 किलो की लटका लें। तो जैसी तरह ट्रैक्शन हटाइए, हटाते देखिए कैसे ऊपर टांगें उठ जाएंगी। ट्रैक्शन हटाइए, हाँ, अब ट्रैक्शन हटाते ये थोड़ा ऊपर हो जाता है, और जैसी ट्रैक्शन लटकाते हैं तो पूरे टांग पर स्ट्रेन पड़ता है और टांगें सीधी हो जाती हैं और नी जॉइंट डिप्रेस हो जाता है, इसकी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कम हो जाती है। लटकाइए, देखिए सीधा हुआ, हाँ देखिए सीधा हुआ। तो ये धीमे धीमे इनको मसल रिलैक्सेंट देंगे, और उससे पहले हम इनकी गर्म पानी से सिकाई करवाएंगे, ठीक है, हॉट वाटर बाथ के अंदर बाल्टी पे रखे। तो ऐसा करने से ये धीमे धीमे, मैं करीब मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार मरीजों के पिछले 40 साल में घुटने सीधे कर चुका हूँ। इस वंडरफुल थिंग। कुल 300 रुपये का एक ये आता है ट्रैक्शन, दोनों ये 600 रुपये के आते हैं। टॉवल तो घर में कोई ना कोई मिल जाएगा, नहीं कोई बड़ी टोलिया ख़राब हो उसको फाड़ करके छोटे टुकड़े बना लीजिए, और ये 5-5, 10 रुपये की ये प्लास्टिक आ जाएगी, और 2 थैलों भर के बालू लटका लीजिए। तो ये एंकल ट्रैक्शन किट बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, पर आधा घंटे के अंदर ही यहाँ पर सूजन आ जाती है। तो आधा घंटे बाद फिर हटा दीजिए, फिर 2-3 घंटे बाद फिर सिकाई करके फिर लटका दीजिए। ऐसा करेंगी तो 3 महीने के अंदर ये दोनों घुटने सीधे हो जाएंगे। एक उल्टा करके भी हम ट्रैक्शन थोड़ा सा और इसको फ़ायदेमंद हम कर सकते हैं कि जहाँ ये बेल्ट है ठीक इसी जगह पर हम वेट कप रख दें। तो अगर हम वेट कप यहाँ पर रखते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर से प्रेशर, देखिए अब ये 4 उंगलियाँ मेरी घुस नहीं रही हैं, पहले 6 उंगलियाँ घुस रही थी। हाँ, तो ये वेट कप रख दिया इन्होंने, ठीक। एक और रखिए, इस तरह से आप एक थैले में बालू भर के 8-10 किलो यहाँ ऊपर रख लीजिए। तो फिर दोहरा ट्रैक्शन हो गया। एक तो ये खींच रहा है अपनी तरफ, टांग को सीधी कर रहा है, ये ऊपर से प्रेशराइज कर रहा है, तो ये डबल ट्रैक्शन हो गया। ऐसा डबल ट्रैक्शन लगाने से ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये आपने बेड का फैन लगा दिए, और ये ध्यान रखना है कि ये ज़मीन से ऊंचा रहना चाहिए, ज़मीन को टच नहीं करना चाहिए। तो ठीक यहीं पर, और ये कम से कम ये कॉर्ड कम से कम 4-5 इंच यहाँ कॉर्नर पर आनी चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर खिसकिए, उठाइए इसे, थोड़ा और ऊपर खिसकिए, हाँ खिसकिए जल्दी से, हाँ बस ठीक है। तो ये कम से कम 6 इंच यहाँ आना चाहिए ये कॉर्ड। तो अगर ये होके यहाँ आ जाएंगे तो फिर ट्रैक्शन इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो ऐसे करते हैं। तो ये हर मरीज आधा पौना घंटा, इनको कभी कभी 1-1 घंटा बर्दाश्त कर लेता है, और फिर वो फील, उसके बाद जब वो चलता है तो फील करता है उसकी टांगें काफ़ी सीधी हो गई हैं। पहले यहाँ पर मेरी 6 उंगलियाँ जा रही थी, अब ये 4 उंगलियाँ मेरी नहीं जा रही हैं। तो ऐसा ये करेंगी तो लगभग 15 दिन से 1 महीने के अंदर ये दोनों टांगें काफ़ी सीधी हो जाएंगी। ये बहुत बहुत अच्छा
तरीका है एंकल ट्रैक्शन, गर्म पानी की सिकाई, फुट पर ऐसे ट्रैक्शन लगाना। अब इसका एक तरीका और है, ये प्रोन कंडीशन में यानी मुंह के बल लेट करके ये ट्रैक्शन लगाने की एक तरकीब होती है। वो इसमें क्या करते हैं, मरीज़ को एकदम उल्टा लेटा देते हैं और मेज़ को मरीज़ इस तरह से पकड़ लेता है। अब पकड़ लेता है तो अब टांगों के अंदर वजन भी, एक एक टांग के अंदर कम से कम 5-5 किलो वजन है। अगर ये इसी तरह से लेटना शुरू कर दें उल्टा होकर के तो इनकी कमर भी थोड़ा उठी हुई है, देखिए, यानी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी यहाँ भी आ गई है, ये नहीं उठना चाहिए। इनसे प्रेस करूँगा, आप अपने हिप को जोर से दबाइए, बिस्तर के अंदर हिप को दबाइए, इनके यहाँ भी डिफॉर्मिटी आ गई है। जब ये फ्लेक्शन होता है तो हिप के अंदर भी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी आ जाती है। ऐसा सोने से और पैरों को बिस्तर से बाहर ऐसे लटकाने से ये फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी नहीं आएंगी, टांगें टेढ़ी। तो अब इनको इसी तरह से सोना चाहिए। अब हमने थाई के अंदर ये नी बाहर है, इस पिलो से बाहर है नी, तो ये ऐसा करने से ये टांगों के वजन से थोड़ा थोड़ा सीधा होने की कोशिश करेंगे। अब एक काम और हम कर सकते हैं, इस पर घर में नमक की थैली या बालू की थैली लटका लें, या ट्रैक्शन तो वेट होता है, वेट लटका दें। अब इसमें थोड़ा सा पेन होता है तो यहाँ पर हमको गर्म पानी की यहाँ से यहाँ तक गर्म पानी की तौलिया रखनी चाहिए। तो अब देखिए इस वेट का हम यहाँ रखेंगे, थोड़ी सी परेशानी होगी, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। हाँ, अब धीमे धीमे क्या होगा कि जो जॉइंट कैप्सूल यहाँ जो टाइट हो गया है, नी जॉइंट का जो कैप्सूल यहाँ टाइट हो गया है, और ये जो हेमस्ट्रिंग मसल्स टाइट हैं, और ये टेंडो एक्लिस की जो मसल्स हैं, ठीक है, ये सब मसल्स यहाँ क्रॉस करती हैं, हेमस्ट्रिंग यहाँ के जुड़ती हैं और काप की मसल्स यहाँ जुड़ती हैं, ये सब टाइट हो जाती हैं और ये जॉइंट बहुत टाइट है, ये एरिया बहुत टाइट है। ये धीमे धीमे खुलना शुरू होगा। तो आप पाएंगे कि हाँ, अगर मान लो बहुत ज़्यादा ये हिप उठ रहा है तो हम यहाँ पर एक बेल्ट होती है वो बांध देते हैं। तो हम एक बेल्ट को, इससे हम हिप को स्टेबलाइज कर देते हैं, जिससे कि हिप का जो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी है वो कम हो जाती है। खींचो जोर से। अब ये हमने एब्डोमिनल बेल्ट से हमने हिप का फ्लेक्शन ख़त्म कर दिया। अब मेरी यहाँ उंगली नहीं घुस रही है, तो ये हिप को स्टेबलाइज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हिप को स्टेबलाइज करते ही ये फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी और बढ़ गई। अब हम जैसे हल्का सा ये 2 किलो का वेट रखा, अब थोड़ी परेशानी होगी। और यहाँ पर आपने हीटिंग पैड रख दिया है, गर्म पानी तौलिया कर दिया है, तो धीमे धीमे करीब 15 दिन से 20 दिन के अंदर ये दोनों टांगें सीधी हो जाएंगी बिना कोई चाकू चलाए। ये पुरानी ट्रैक्शन टेक्निक है, खिंचाव वाली टेक्निक है, जिससे लाखों मरीजों को ठीक किया गया है। तो ये ट्रैक्शन टेक्निक मैंने बता दी है। इस महिला के पति मेरे साथ खड़े हुए हैं। सर, कुछ समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सर, ये समझ लेंगे घर पे आप, ये बिना दवाओं के है, ठीक है ना? अब समझ में आ गया आपकी, भी घर कर लेंगे। ये सामान सब हम आपको दे देंगे यहाँ से, ठीक है? बहुत बुरी हालत है, इनको करने बहुत परेशानी हो रही है। पैर मिलाइए दोनों, अब मेज को पकड़ लीजिए पैरों घुटनों की साइड से, एकदम घुटनों की साइड से। अब जो बेसिक एक्सरसाइज है आपकी, जो ये फ्रंट की मसल तो आपकी यही नहीं है, ये मांस बिल्कुल मेरी उंगली हड्डी के ऊपर टच कर रही है, ये मेरी उंगली हड्डी पर टच कर रही है। ये मांसपेशियाँ, इनको क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। ना तो ये हैं आपके अंदर और ना पीछे की, जिनको हेमस्ट्रिंग कहते हैं। ये एकदम डिस्यूज एट्रोफी हो गई है, इनको डेवलप करना है। उसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है क्वाड्रिसेप्स के लिए। जितनी ज़्यादा ये मजबूत होंगी उतना घुटना सीधा होगा और उतनी इनके अंदर आपको चलने में आराम आएगा और ये घुटनों को चेंज होने से बचाएंगी। आप पैर को सीधा करिए सीधा, जितना ऊपर उठा सकती हैं उठाइए, फिर नीचे ले जाइए, नीचे मोड़िए, बहुत बढ़िया, पूरा मोड़िए, पूरा उठाइए, पूरा मोड़िए, पूरा उठाइए, आप पूरा मोड़िए, पूरा उठाइए, पूरा मोड़िए, पूरा उठाइए, पूरा मोड़िए, पूरा उठाइए। शाम तन के बैठिए एकदम, हाँ, पूरा उठाइए, जितना ऊंचा उठा सकती हैं। हाँ, फिर पूरा मोड़िए, अंदर तक मोड़िए पूरा, वेरी गुड। फिर ऊपर उठाइए, वेरी गुड। फिर नीचे ले जाइए। तो ये एक्सरसाइज जितना अधिक करेंगी आप, उतना ही आपको ज़्यादा आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज करनी है, ठीक? क्लियर हो गया आपको? बाकी और भी तमाम चीज़ें सिखाएंगे आपको, पर ये एक मेन एक्सरसाइज है आपकी। फिर आपकी
हमने आज सब रिपोर्ट्स कराई हैं आपकी रूमेटॉइड के हिसाब से पूरी कंप्लीट, वो उसके आधार पर हम आपकी दवाएं देंगे। पर कभी कभी रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव होता है, तब भी वो रूमेटॉइड ही होता है। एमआरआई वाले डॉक्टर ने भी कुछ सोच के लिखा है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो हमें उनकी इज्जत देनी पड़ेगी। और 3 MD मेडिसिन आपका इलाज कर चुके हैं, उन्होंने भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस समझा है, तो मैं इलाज करूँगा। और डाइट भी आपको सब समझा दी गई है, तो आप मुझे बताएंगी आपको क्या डाइट मैंने समझाई है, और वो डाइट के बारे में आप मुझे बताइए। डाइट में आपने डाइट में क्या समझाया आपको? डाइट में आपने समझाया है कि हम लोगों को एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है मुझे। और एनिमल प्रोडक्ट में क्या क्या होता है? दूध, दही और घी, मांस, कुछ मछली, अंडा वगैरह कुछ भी नहीं खाना है। और वेगन पे रहना है। उसमें हम लोगों को सिर्फ कच्चे सब्जियों पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर पकी हुई भी खानी है तो उबले हुए पे ही ध्यान देना है, उबला हुआ खाना है तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। मसाले डालने हैं, मसाले डालने, मसाले सब डालने हैं। अच्छा। और अंकुरित खाना है और दालें खानी है। मैंने तीनों टाइम कुछ ना कुछ होना ही चाहिए प्रोटीन के लिए। और आटा में कुछ मिला के उसका रोटी बना, पालक या मेथी और बथुआ और हरा धनिया कुछ भी। और क्या बोलते हैं, थोड़ी सी अगर आप चाहो तो बेसन या सोयाबीन का आटा भी मिला सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं सूट करती। हाँ, तो उसके लिए एक बढ़िया तरीका मैं बताऊंगा आपको। सुबह दाल आप बना लीजिए और एक कटोरी एक एक्स्ट्रा बना लीजिए, ठीक है। सुबह नाश्ते में आपने दाल खा ली, उसको मिक्सी में चलाया और उसी चले हुए के अंदर उसको पानी मान लीजिए, उसी के अंदर आटा गूंथ लीजिए। तो तीनों टाइम दाल मिली रोटी बनाइए, उसमें पालक मिला लीजिए, मेथी मिला लीजिए, बथुआ मिला लीजिए, हरे पत्ते वाली सब्जी मिलाइए, क्योंकि हीमोग्लोबिन आपका बहुत कम है, ठीक है ना। लौकी, तोरई, टिंडे बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे। कद्दू खाइए। हर वो सब्जी जो आप जहाँ रहती हैं उसके 50 किलोमीटर के दायरे में पैदा होती है। दवाएं रेगुलर लेनी है। सुबह धूप में बैठ के मिनिमम कपड़ों में, जैसे बिना बाहों का छोटा ब्लाउज और सलवार को जैसे अभी आपने पहनी है ऊपर तक कर लिया आपने तो पूरी टांगें खाली हो गई। और ब्लाउज भी छोटा है तो पीठ और पेट दोनों खाली हो गए। गर्दन बड़ा ब्लाउज है, गर्दन बड़ी का बाएं खाली, तो करीब 80% 70% बॉडी आपकी, स्किन आपकी सूरज की रोशनी को आत्मसात करेगी, तो उससे विटामिन डी बनेगा। वैसे हम ऊपर से लेंगे पर सूरज की रोशनी में जो विटामिन डी बनता है उसकी कोई हम तोड़ नहीं कर सकते। और उसमें खूब प्राणायाम करेंगे आप। खूब प्राणायाम करने से, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने से दवाएं बहुत अच्छे से काम करती हैं, हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से बनता है और बीमारी भी कंट्रोल में आती है, ठीक। और क्या समझाया था आपको? अभी मैंने आपकी 3 पुराने उन मरीजों से, महिलाओं से बात कराई जो आपकी उम्र 40 साल की है, उसी उम्र की महिलाएं थीं। उन्होंने क्या गाइड किया, आप मुझे एक संक्षेप डिटेल में बताएं, उन्होंने क्या आपको समझाया? उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा इलाज करते हैं। पहले तो सबसे पहले उन्होंने यही कहा आप सही जगह आए हो। और दूसरी बात कि उन्होंने कहा एक्सरसाइज एकदम रेगुलर टाइम पे करना पड़ेगा। 1 घंटा खाना खाने के पहले ज़रूर करना है एक्सरसाइज। मैंने जिस तरह हम खाना खाते हैं 3 टाइम, उसी तरह हमें तीनों टाइम एक्सरसाइज भी करनी है। और डाइट का पूरा ध्यान रखना है और खाने पीने का, और आप उसी को कैसे अलग तरीके से करके खा सकते हो वो सब ध्यान देना है। और बस एक्सरसाइज, डाइट का और दवाइयाँ टाइम पे लेनी। और आप सबसे बड़ी बात ये भी बताया कि डॉक्टर साहब से आप कभी भी पूछ सकते हो, आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी फ़ोन करके पूछ सकते हो। डॉक्टर साहब कभी भी मना नहीं करते हैं और वो अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं। और आप अपनी वीडियो भी देख के सीख सकते हो कुछ थोड़ी बहुत। और खाने के अंदर क्या परिवर्तन बताए? खाने के अंदर यही हरी सब्जियां खानी है, वेगन डाइट खानी है, दाल और अंकुरित हरी सब्जियां और घिया, ये सब। और फ्रूट्स में खाने हैं, खट्टे फ्रूट्स खा सकते हैं। और सेब नहीं खाना, सेब, अनार, ये सब जो मीठे, केला, ये सब नहीं खाने हैं। लोकल फ्रूट्स खाने हैं, लोकल खाने हैं जो हमारे घर के आसपास, हमारे गांव के आसपास या हमारे शहर के आसपास के होते हैं, ठीक है, वो सब खाने। अच्छा, और एक्सरसाइज के बारे में क्या बोला? एक्सरसाइज तीनों टाइम करनी है, खाने के पहले। हाँ। तीनों टाइम करनी, उसमें कोई वो नहीं करना है कि वो तो करना ही है। वो एक तरह से वो भी हमारे संजीवनी है। और दवाओं के बारे में क्या बोला? दवाइयाँ चलेंगी और उनको टाइम पे लेना है और उनसे बहुत आराम होता है।
वो सब एक तरह से सब मिलके अच्छा काम करते हैं, इसलिए सबका एक पैकेज है, वो पूरा करना चाहिए। और हर सप्ताह डॉक्टर से बात करनी है। हाँ, क्या बोलिए क्या बताया उन्होंने कहा है डॉक्टर से आप हर सप्ताह बात कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी कर सकते हो, डॉक्टर साहब हमेशा बात का जवाब देते हैं, आंसर देते हैं और आपकी सारी परेशानियों को दूर करते हैं। तो अब आपके मन में जो डिप्रेशन था, जैसा कि आपके पति ने बताया था मुझे कि बहुत डिप्रेस हो रही हैं, और मरीजों से बात करने के बाद और मुझसे बात करने के बाद वो डिप्रेशन के बारे में आपकी क्या, सर आप आइए, सामने आइए, इनके साथ खड़े होइए। आपने डिप्रेशन के बारे में कुछ बोला था, जरा मुझे वो काफ़ी नेगेटिव हो चुकी थी इस मामले में। हाँ कि मेरा पैर अब ठीक नहीं होगा, मैं ज़िंदगी में चल नहीं पाऊंगी। हाँ तो और कई जगह हमने इसको डॉक्टरों को दिखाया भी, स्पेशलिस्ट को दिखाया, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया। हाँ। तो आपके यूट्यूब पे इसने बैठे बैठे यूट्यूब देखा, और जो डिप्रेशन के लिए बहुत परेशान थे सुबह, उसके बारे में क्या परेशानी? सर आपके और 3 और जो लेडीज़ों के नाम बताए, आपने बात कराई, उनकी मोटिवेशन सुन करके इनको लगा कि अब मैं यहाँ से जाऊँगी तो तुरंत प्रभाव से 1 महीने में लगभग मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगी, और इसके जो नेगेटिव नहीं थी वो पूरी दूर हो चुकी है यहाँ आने के बाद। तो डिप्रेशन के लिए तो मुझे कोई दवा नहीं देनी ना? नहीं सर, आपकी मोटिवेशन चीज़ और आप करने के तरीके और जो समझाने के तरीके हैं और इलाज का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है सर। और इस तरीके से पुराने सिस्टम से अपने इलाज का जो तरीका बताया है, और बहुत जगह आदमी लुट पिट जाते हैं और इलाज भी नहीं हो पाता, गलत है। और आपने बड़े ही सही तरीके से एक्सरसाइज के माध्यम से और अपने खाने के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात है मोटिवेशन। पेशेंट को मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, अगर उसके दिमाग में नेगेटिवनेस रहेगी तो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। आपने वो चीज़ को दे दी है, जिससे हो सकता है 50% तब जाने के बाद इससे काफ़ी आराम हो जाएगा, और बाकी अपने रूटीन से, इलाज से और दवाइयों से और अपने एक्सरसाइज से इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दुनिया की जो सबसे बेहतरीन दवाएं हैं एलोपैथिक में और आयुर्वेदिक में, फुल डोज के अंदर दूंगा, और इस ढंग से कि इनको साइड इफेक्ट ना होने पाए, इसलिए हर 3 महीने आपको टेस्ट कराने होंगे। हीमोग्राम भी दिया सर, लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट हर 3 महीने पे फिर आप मेरे पास आएंगे। उनको देखते हुए मैं दवाओं के अंदर यदि रद्दो बदल की ज़रूरत है तो रद्दो बदल में करूँगा, और नहीं ज़रूरत है तो चलते जाइए। तो ऐसा करने से 80 ESR है वो करीब करीब 1 साल के अंदर 3 से 5 के बीच में आ जाएगी। ऐसा मेरे हर मरीज के साथ होता है। और जोड़ों के अंदर जो सूजन है, आपके अंदर जोड़ों में जो खराबी है, वो आपकी बहुत जल्दी मैं समझता हूँ 15 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगी, अधिकतम 1 महीना, पर अधिकांश मरीजों में 1 वीक से 2 वीक का टाइम लगता है। तो अगर आप और कुछ कहना चाहती हैं तो ज़रा कहिए। सर यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है, और अब लग रहा है कि ठीक हो जाऊंगी, और बस। आप निराश क्यों थी और उदास क्यों थी? सर ये पैरों की वजह से बहुत ज़्यादा निराश थी। 2 साल हो गए मुझे, कहीं भी बाहर भी नहीं गई हूँ और घर पे ही रहती हो, तो बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। लेकिन जब से आपका वीडियो देखा है, 1 साल हो गया, लेकिन आ नहीं पाई यहाँ पे। सोचा कि ऐसे ही वीडियोस देख के हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा दिक्कत है थायराइडोक्टोमी की वजह से, इसलिए फिर मैं यहाँ आई हूँ। ठीक, तो थायराइड के लिए भी हम एक स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लेंगे। वैसे मैं भी जनरल सर्जन हूँ, MS सर्जरी भी मैंने किया है और थायराइडेक्टमी मैंने खूब की है उस ज़माने में, लेकिन 91 के बाद मैं सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहा हूँ, तो मोटा मोटा 30 साल हो गए ऑर्थोपेडिक्स। उससे पहले मैं जनरल सर्जरी खूब की है, लेकिन अब मैं जनरल सर्जरी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं पर आपको एक स्पेशलिस्ट जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं अपोलो में, डॉक्टर सुभाष बागनू मेरे अच्छे दोस्त हैं, और अपोलो में मैं 17 साल सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, मेरा नाम भी सुभाष है, उनका नाम भी सुभाष है, हमारी अच्छी दोस्ती थी। तो उनकी मैं ओपिनियन लूँगा, वो जो कहेंगे मैं करूँगा। ठीक है, तो आप निश्चित रहिए, उससे आपकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं होगा। और रूमेटॉइड का तो मुझे बहुत ज़बरदस्त अनुभव है, और मैं कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होने देता, क्योंकि धीमे धीमे मैं एलोपैथिक दवाओं से धीमे धीमे आपको आयुर्वेदिक दवाओं पे ले आऊँगा, जैसे जैसे कंट्रोल होगा। पर ट्रैक्शन का कोई तोड़ नहीं है, एक्सरसाइज का कोई तोड़ नहीं है, और वेगन डाइट का कोई तोड़ नहीं है। आप ईमानदार रहिए। जैसे डायबिटीज़ का इलाज पूरी ज़िंदगी चलता है, थायराइड का चलता है, ब्लड प्रेशर का चलता है,
दांतों की बदबू का चलता है, रोज़ पेस्ट करते हैं। पेट की भूख भी एक बीमारी है, उसको 3 बार खाना खाते हैं। शरीर की बदबू एक बीमारी है, रोज़ स्नान करते हैं। इस तरह से आपको ये चीज़ मान के चलना, निराश बिल्कुल नहीं होना है। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74, सरदा विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433। मैं बड़ी सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट फोर्टिस सीडोक हॉस्पिटल नेहरू प्लेस में करता हूँ। मैं वहाँ का जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ और मेरा लैंडलाइन नंबर है 01142430066। थैंक यू।